देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इसको लास्ट तक देखिए। चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and in terms of which the law of physics can be expressed are called physical quantities। तो वो सभी क्वांटिटीज जो मेजर किया जा सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। साथ में फ्रेंड्स, वह फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट होता है एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, और उसको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। साथ में फ्रेंड्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो मास है, लेंथ है, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी क्या है? ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कितना होता है? तो ये 7 होता है। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। वैसा क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया जाता है उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ये सभी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने के टाइम में एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ता है। इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग यूनिट कहते हैं। क्लियर है? तो जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमेशा जब उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा एक यूनिट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है कि टू एक्सप्रेस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीडेड टू नो टू थिंग्स। तो जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम लोग को दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। क्लियर है? फर्स्ट क्या है? द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। पहला चीज़ क्या है? यूनिट, जिसमें हम लोग क्वांटिटी को मेजर करते हैं। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। दूसरा क्या है? दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये दो चीज़ का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। द नम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और यूनिट को यू से। तो जब इसको एक्सप्रेस करना होता है किसी क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी जो होता है वो एनयू होता है। यू यूनिट होता है और एन जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर में ये 10 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और सेंटीमीटर जो है वो क्या है? यूनिट, और लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी। अब क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू NU होता है। अब आगे देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज U ऑफ द यूनिट। कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू N जो होता है वो U से मतलब यूनिट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो NU इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है। इसका क्या मतलब? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन्स सेम। ठीक है? तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, व्हाटएवर मे बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो उसको किसी भी यूनिट में मेजर किया जाए तो क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। जैसे 1 केजी है वो 1000 ग्राम के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 केजी और 1000 ग्राम ये इक्वल होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ एक
लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेयर N1 N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U1 U2 आर टू यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग यूनिट को मेजर करते हैं, तो यूनिट जो होता है वो 2 टाइप का होता है मेनली। क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 वेज दैट कैन बी गिवन बिलो। तो 2 टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। अब समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं। द फिजिकल यूनिट व्हिच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। वैसा फिजिकल यूनिट जो एक दूसरे पे डिराइव नहीं किया जा सकता है। नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू मोर सिंपलर यूनिट, और उसको और सिंपलर यूनिट में भी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो उसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है वो लेंथ, मास, टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। तो ये सब का जो यूनिट होगा वो बेस यूनिट होगा। अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट क्या है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट of all other physical quantities which can be obtained from fundamental units are called derived unit। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। जैसे देखते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस के लिए यूनिट होता है मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो इस तरह से ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो हुआ वो डिराइव्ड यूनिट हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो 7 है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसमें मीटर है लेंथ के लिए, किलोग्राम है मास के लिए, सेकंड है टाइम के लिए, फिर एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, केल्विन है टेम्परेचर के लिए, मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए और कैंडेला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ एक और टाइप होता है और वो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? वैसा यूनिट्स जिसमें डायमेंशन नहीं होता है, वैसा यूनिट जिसका डायमेंशन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्लियर है? अब उसमें एग्जांपल क्या है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है वो समझते हैं। अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है ये यूनिट का कंप्लीट सेट होता है, बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जितना भी टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, सबका कंप्लीट सेट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब क्या है कि द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड इन मैकेनिक्स आर गिवन बिलो। तो मैकेनिक्स में जो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है वो ये है। एपीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। फ्रेंड्स, एपीएस यूनिट क्या है? ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का सिस्टम का पार्ट है, जिसमें लेंथ, जिसमें फुट जो है वो लेंथ का यूनिट होता है, पाउंड जो है वो मास का यूनिट होता है और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट होता है। इसी तरह सीजीएस में भी ये गॉसियन सिस्टम है यूनिट का। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह एमकेएस यूनिट होता है, जिसमें मीटर यूज़ होता है लेंथ के लिए, किलोग्राम यूज़ होता है केजी के लिए और सेकंड के लिए टाइम। अब ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं, ये पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है और ये फ्रेंच सिस्टम का पार्ट है। इसमें जो भी यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनली यूज़ होता है। क्लियर है? अब है कुछ एब्रिविएशन ऑफ पावर ऑफ 10। फ्रेंड्स, ये यूज़ होता है न्यूमेरिकल बनाने में। जैसे 10 टू द पावर 1 है उसको डेका बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। 10 टू द पावर 2 है उसको हेक्टो बोलते हैं, 3 है किलो बोलते हैं, फिर 6 है मेगा, 9 है गीगा, फिर 10 टू द पावर अगर 12 है तो टेरा, 10 टू द पावर 15 है उसको पेटा बोलते हैं, 10 टू द पावर 18 है उसको एक्सा बोलते हैं। इसी तरह माइनस में भी है, अगर 10 टू द पावर -1 है तो उसको डेसी बोलते हैं, 10 टू द पावर -2 है तो सेंटी बोलते हैं, 10 टू द पावर -3 है तो उसको मिली बोलते हैं, 10 टू द पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, 10 टू द पावर -9 को नैनो, 10 टू द पावर -12 को पिको, 15 को फेमटो और 18 को एटो बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये सभी जो है वो न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 10 मिलीग्राम। अब ये 10 मिलीग्राम है, तो यहाँ पे मिली का क्या मतलब है? मिली का मतलब यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जो यहाँ पे है, इसको आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मास के से रिलेटेड कन्वर्जन है, जैसे 1 पाउंड जो होता है वो
4536 केजी होता है। 1 स्लग जो होता है वो 14.59 केजी होता है। 1 क्विंटल जो होता है वो 100 केजी होता है। 1 टन या मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 केजी होता है। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी होता है। इसी तरह एरिया के लिए भी यूज करते हैं, बर्न 10⁻28 मीटर स्क्वायर। एकड़ जो होता है वो 4047 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। हेक्टेयर जो होता है 1 हेक्टेयर और 10⁻4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। इस तरह से अदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन है। क्लियर है? तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्सेक आर देयर इन 1 मीटर? फ्रेंड्स, होता यह है कि एक पार्सेक जो होता है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर इक्वल्स टू 1 पार्सेक। अब यहाँ से 1 मीटर करेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड में सॉल्व करने के बाद तो 1 मीटर जो है वो इक्वल होगा 3.25 इंटू 10⁻17 पार्सेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। हियर ए रिफर्स टू, तो ए जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसमें से कौन होगा वो बताना है। तो फ्रेंड्स, वेलोसिटी जो है डिराइव्ड है, एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है और लीनियर मोमेंटम भी डिराइव्ड है। तो इस तरह से मास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? तो फ्रेंड्स, यहाँ टाइम है, इम्पल्स है, मास है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी होता है और किलोग्राम जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, ये यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। और ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो हर एक सिस्टम में सेम यूनिट होता है? तो वो टाइम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिग्री प्रेजेंट इन 1 रेडियन इज। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है? फ्रेंड्स, एक्चुअली पाई रेडियन जो होता है उसमें 180 डिग्री होता है और एक रेडियन अगर करेंगे तो 180 बाय पाई करना होगा। यहाँ से 180 पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही होगा इसमें से जो ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फर्मी इन 1 मीटर। तो एक्चुअल में होता ये है कि एक फर्मी जो होता है 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से 10⁻15 डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−15 जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मतलब यह है कि एक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। तो द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे होता ये है कि यहाँ पे फोर्स जो होगा इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा इनटू वेलोसिटी। फ्रेंड्स, ये जो कांस्टेंट आया इसी का निकालना है। तो कांस्टेंट जो होगा वो फोर्स बाय वेलोसिटी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। पर सेकेंड में पावर -1 ये 2 है तो ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बच जाएगा केजी पर सेकेंड बचेगा। तो देखिए ये ऑप्शन सी। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले इसी चैनल पे पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंप्यूटेशन किए हम लोग और इसमें एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि आ गया 13.1257 8। इस तरह से पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारा डिजिट आ गया। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि ये जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है। ये इसको बोलते हैं सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू। और इसको रिलायबल वैल्यू भी बोलते हैं, रिलायबल वैल्यू। क्लियर है? ये चेंज नहीं होता है। और डेसिमल पॉइंट के बाद इधर जो वैल्यू है इसको बोलते हैं अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि सर्टेन वैल्यू जिसको रिलायबल वैल्यू भी बोलते हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन वैल्यू, ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज अ नंबर
that include all digits in the number that are non reliably plus first digit that is uncertain। मतलब जब हम लोग कोई भी कंप्यूटेशन कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर इंक्लूड होता है जितना भी उसको रिलायबल वैल्यू और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद देखते हैं द डिजिट दैट आर नॉन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? तो मतलब ये है कि जो रिलायबल वैल्यू होता है प्लस फर्स्ट अनसर्टेन वैल्यू मिला के क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया फ्रेंड्स? तो अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या होगा? व्हेन अ मेजर्ड डिस्टेंस इज रिपोर्टेड टू बी 374.5 मीटर। मान लेते हैं एक मेजरमेंट हुआ डिस्टेंस का और उसका वैल्यू जो रिपोर्ट किया गया वो 374.5 मीटर है। इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 3, 7, 4 एंड 5 ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, द सिग्निफिकेंट फिगर 3, 7 एंड 4 इसको क्या बोलेंगे? आर सर्टेन और रिलायबल। मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो सर्टेन है या रिलायबल है। ठीक है? वाइल द डिजिट 5 इज अनसर्टेन। और ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद का डिजिट है वो अनसर्टेन है। अभी हम लोग ऐसा देख चुके हैं यहाँ पे अनसर्टेन वैल्यू। क्लियर है? तो क्लियरली डिजिट्स बियॉन्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्टेड इन एनी रिजल्ट आर सुपरफ्लुअस। ठीक है? मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाहर जो डिजिट होता है उसका बहुत बढ़ा चढ़ा के वैल्यू दिखाया जाता है जिसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को कौन कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है या किसी कौन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है इसको जानने के लिए रूल्स है। और वो रूल्स क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला रूल जो है वो ये है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब ये है कि कोई कैलकुलेशन किए तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है मतलब जीरो को छोड़ के जो डिजिट्स है वो सभी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे एग्जाम्पल देखिए एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 आया। अब यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। क्लियर है? रूल 2 क्या है? all the zeros between two non-zeros digits are significant। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी जीरो है उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। अगर मान लेते हैं कहीं डेसिमल पॉइंट है भी तो मैटर नहीं करता है कि वो डेसिमल पॉइंट कहाँ है। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 1007 है। अब देखिए 1 और 7 ये दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है। अब इसके बीच में 2 जीरो है तो इस तरह से 2 जीरो जो है इसको भी काउंट करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 1, 2 जीरो और 7 टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू में क्या लिया गया है कि बीच में यहाँ पे पॉइंट ले लिया डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है? तो चलिए अब रूल 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल 3 क्या है? इफ द नंबर इज लेस देन 1। अगर मान लेते हैं कोई नंबर 1 से छोटा है, द जीरो ऑन द ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, और जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो है आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ है 0.005740। अब देखिए ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इससे लेफ्ट में, और फर्स्ट नॉन जीरो जो है उससे लेफ्ट में या डेसिमल के राइट में। अब ये तीनों जो जीरो है इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? यही रूल में कह रहा है। तो सिग्निफिकेंट काउंट क्या होगा? ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 0 होगा और ये 4 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4 होगा। क्लियर है? और ये बाकी जितना जीरो है ये नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए अब रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या है? इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, द टर्मिनल और ट्राइलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई अगर कोई नंबर्स है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसमें लास्ट में जो जीरो आएगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू है 3210, तो ये जो लास्ट का जीरो है इसको ट्राइलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट काउंट कौन कौन सा होगा? यहाँ पे होगा 3, 2 और 1, टोटल हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे देखते हैं। रूल 5 क्या कहता है?
द ट्राइलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये कि अगर लास्ट में जीरो है और कहीं पे डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। यहाँ दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ दिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया 3.500। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आ गया, तो डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये भी जीरो को हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो जैसे यहाँ समझ लेते हैं, ये 3 भी सिग्निफिकेंट होगा, ये 5 भी होगा, ये 0 भी होगा और ये भी 0 होगा, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना होगा 4। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसका रूल्स। तो समझ में आ गया है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर से ही रिलेटेड। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिया होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे जीरो है, डेसिमल पॉइंट है और ये नॉन जीरो से पहले ये जीरो है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये और ये होगा। तो फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। क्लियर है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 है और यहाँ पॉइंट है और इसके बाद ये 3 जीरो है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया, तो इस तरह से सभी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में देखिए ये नॉन जीरो डिजिट के पहले 2 जीरो है, ये काउंट नहीं होगा, इसको और इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 होगा। इसी तरह इसमें देखिए ये जो 10 टू द पावर है इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 3 और 8 के बीच में जीरो है, तो ये तीनों काउंट होगा, तो 4 का आंसर होगा 3। क्लियर है। अब इसमें देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, तो 1 2 3 4 और ये जीरो सबको काउंट करेंगे। अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो जीरो को काउंट नहीं करते। क्लियर है। तो इस तरह से 5 का आंसर देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 का आंसर 5 हो गया। और अब इसमें देखिए तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, बस यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 6 का 1 होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, तो जब भी हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर्स, मतलब सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू का बहुत सारा वैल्यू डिजिट्स आ जाता है। क्लियर है। तो उसको क्या करना होता है, हम लोग को राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू को नेगलेक्ट करना होता है। अब इसके लिए रूल्स क्या है, तो जब भी हम लोग कुछ भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू को नेगलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट को रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बढ़ा के या सेम वैल्यू रखा जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ के लिए भी कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, तो रूल्स क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए पहला रूल ये है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5। अगर कोई डिजिट है जिसको हटाना है और वो 5 से छोटा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7.82। अब फ्रेंड्स इस 2 को हमको हटाना है, तो ये 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो 8 है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे 7.8। ये हुआ पहला रूल, 5 से छोटा है तो चेंज नहीं करना है। दूसरा रूल क्या है देखते हैं, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अब अगर डिजिट जिसको हटाना है वो 5 से ज़्यादा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तब उससे पहले वाला डिजिट में एक बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ 6.87 है, अब इस 7 को हटाना है, तो 7 को हटाना है तो ये 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला डिजिट में हम लोग क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे, तो 6.9 हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड रूल क्या है। तो थर्ड रूल क्या है फ्रेंड्स, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5। जो डिजिट को हटाना है वो 5 है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। और उसके बाद का जो डिजिट है वो 0 से छोड़ के है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब इसको समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 16.315। अब यहाँ 5 है, उसके बाद जो है वो 0 छोड़ के 1 है, 0 को छोड़ के होना चाहिए, तो यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे कि जब ये 5 के बाद 1 है इसको हटाना है, तो यहाँ पे इससे पहले वाला डिजिट में एक जोड़ के हटाएंगे, मतलब एक जोड़ देंगे, तो 3 जो है वो 4 हो जाएगा, बाकी ये इसको हटा देंगे। इस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट रूल है 4। अब देखते हैं ये क्या है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। अब अगर कोई डिजिट है जिसको हटाना है ना, 5 है और उसके बाद 0 है, ठीक, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज़ इवन। तो अगर उससे पहले वाला जिसको 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो उसको वैसा ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.250। ये 5 को हटाना है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो इससे पहले जो है वो इवन है, तो इवन है तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, 3.2 ही लिखेंगे। और अगर यहाँ पे 2 की जगह पे कोई ऑड नंबर होता
तो हम लोग एक बढ़ा के लिखते हैं। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट वाला वही रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 है जिसको हटाना है, उसके बाद जो वो 0 है, ठीक है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ़ इट इज़ ऑड नंबर। क्लियर है? अगर ऑड है, जैसे यहाँ देखिए 0 है, इससे पहले 5 है और ये दोनों को हटाना है, लेकिन इस 5 से पहले देखिए क्या है, 5 से पहले यहाँ पे 7 है और 7 जो है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे एक बढ़ा के लिखेंगे। तो फ्रेंड्स राउंडिंग ऑफ क्लियर है? तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है राउंडिंग ऑफ का, इसको आप देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल्स है। तो कुल मिला के रूल्स ये है कि जब भी हम लोग कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले एडिशन वाला देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम लोग ये देखते हैं कि किसमें सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो हम लोग फाइनल आंसर रखते हैं ना, तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वही फाइनल आंसर उतना होना चाहिए। ठीक है, मतलब फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 1.2 है, यहाँ 1.78 है, यहाँ तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ देखेंगे तो 2.046 है, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट है। अब ये सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू। अब उसका राउंडेड ऑफ करके यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हुए 2 डिजिट में वैल्यू लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो लेस है वो 2 ही डिजिट में, इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या देखते हैं कि जो वैल्यू सबसे लिस्ट है सिग्निफिकेंट फिगर में, हम लोग आंसर में भी उतना ही रखते हैं जो लिस्ट वाला वैल्यू है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब मेजर टू बी 7.203 मीटर। एक क्यूब है जिसका हर एक साइड 7.203 मीटर है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, देखिए साइड दिया हुआ है, हम लोग को पता है सरफेस एरिया जो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू साइड जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इतना बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को देखिए कि यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितना में दिया हुआ है, तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो सिग्निफिकेंट में 4 डिजिट में है। इस तरह से यहाँ पे 4 डिजिट रखेंगे, 9 है तो ये सबको राउंडिंग ऑफ करेंगे, यहाँ एक बढ़ा देंगे, तो देखिए 4 डिजिट में आंसर है। इसी तरह वॉल्यूम जब निकालेंगे तो साइड का क्यूब होता है, ये वैल्यू जो है उसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो बड़ा सा आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी 4 डिजिट में इसका आंसर रखना है राउंडिंग ऑफ करके। क्लियर है? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 डिजिट में है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक सब्सटेंस है जिसका 5.74 ग्राम दिया हुआ है और ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइज कर रहा है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। तो इसका डेंसिटी बताना है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? तो देखिए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये मास जो दिया हुआ है और वॉल्यूम जो दिया हुआ है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4.783 आएगा। अब यहाँ देखिए मिनिमम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। तो हम लोग को जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 से बड़ा है तो यहाँ से एक इसमें बढ़ा के आंसर इतना रखेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सब वैल्यू जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सबको सॉल्व ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड सब करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान में ये रखना है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो जैसे पूरा वैल्यू को ऐड किए तो यहाँ पे इतना आया। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम जो है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, तो यहाँ आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रखना है। क्लियर है? इसी तरह अब इसमें देखिए, इसमें माइनस करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितना है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 रखना है। ऐसे तो वैल्यू इतना है, लेकिन राउंडिंग ऑफ करके ये करना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी करना है। अब ये देखिए डेंसिटी वाला क्वेश्चन, उसी तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इतना आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान में देना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो इसका आंसर जो है 1 पॉइंट, यहाँ 9 से पहले 6 जो है उसमें एक बढ़ा के 1.7 करेंगे और ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को कैसे निकाला जाता है, डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है और डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है। तो फ्रेंड्स डायमेंशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायमेंशन का डेफिनेशन।
क्या होता है देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब ये फ्रेंड्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उन फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को कहते हैं जिसे उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगाया जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज एंड आर रिप्रेजेंटेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो बेस क्वांटिटीज कितना होता है? 7 होता है, और उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या 7 क्वांटिटीज़ है बेस क्वांटिटीज। जैसे फ्रेंड्स, लेंथ के लिए एल लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए कैपिटल ए, और टेम्परेचर के लिए के लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी लेते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी बेस क्वांटिटी है और ये सब डायमेंशन हम लोग लेते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं एग्जाम्पल में कुछ। जैसे द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वो क्या होता है? लेंथ का प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो एल बी एच होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये तीनों जो है एक टाइप का लेंथ ही है। तो लेंथ के लिए इसके लिए भी मीटर लेंगे, ये विड्थ के लिए भी मीटर लेंगे और हाइट के लिए भी मीटर लेंगे, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह से मीटर जब लेंगे तो ये लेंथ के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे एल, इस मीटर के लिए भी एल और इस मीटर के लिए भी एल लेंगे, तो ये हो गया एल क्यूब। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे ये एल क्यूब आ गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। अब क्या है वो समझते हैं। एज देयर इज नो मास एंड टाइम इन वॉल्यूम, सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ पे वॉल्यूम में क्या है कि ना मास है और ना ही टाइम है, तो इसका एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम का डायमेंशन को मास नहीं है तो एम जीरो, लेंथ के लिए एल आया है तो एल थ्री, और टाइम नहीं है तो टी जीरो। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे। इस तरह से वॉल्यूम का डायमेंशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर फोर्स, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर फोर्स के लिए लेंगे तो फोर्स का क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ समझते हैं, मास तो ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। मास के लिए एम आ गया, लेंथ के लिए कैपिटल एल आ गया और टाइम के लिए टी आ गया। तो एम और एल ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से एम, एल और टी-2 डायमेंशन आ गया फोर्स का। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक डायमेंशनल फार्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखते हैं क्या है। डायमेंशनल फार्मूला वो एक्सप्रेशन है जो किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के रूप में एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल में। सम ऑफ डायमेंशनल फार्मूला आर गिवन बिलो। जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है एम जीरो एल वन टी माइनस टू, मास डेंसिटी का दिया हुआ है एम एल माइनस थ्री और टी जीरो, वॉल्यूम एम जीरो एल थ्री टी जीरो। तो इस तरह से ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करके जो इक्वेशन मिलता है, उसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन, उस क्वांटिटी के लिए। क्लियर है? तो चलिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं। सम ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन आर गिवन बिलो। जैसे लिनियर मोमेंटम है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट, इसका फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? m1 l1 और t-1। इसी तरह यहाँ पे इम्पल्स है, इसको इक्वेट करेंगे डायमेंशन से, तो m1 l1 और t-1 इसका भी आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखते हैं तो मास और रेडियस ऑफ जायरेशन, एक टाइप का डिस्टेंस। तो मास के लिए m1 और रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए l1 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मोमेंट और रेडियस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे l2 और टाइम नहीं। अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को देख लेते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे एरिया, एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। तो लेंथ के लिए मीटर और ब्रेथ के लिए भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ मास भी नहीं है और लेंथ भी नहीं है, तो सॉरी मास भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम जीरो एल टू और टी जीरो, इस तरह से
ये इसका डायमेंशन आएगा। इसी तरह वॉल्यूम का देखेंगे तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है, तो इसके लिए भी मीटर, इसके लिए भी मीटर और इसके लिए भी मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। और मीटर है मतलब लेंथ है, तो लेंथ के लिए एल क्यूब होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मास नहीं है तो m0, लेंथ के लिए l3 और टाइम भी नहीं है तो t0। तो इस तरह से ये वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया। अब अगर डेंसिटी का देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास के लिए kg और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो यहाँ पे होगा पर मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे। अब केजी के लिए क्या होता है, मास है तो m, मीटर है मतलब लेंथ है तो l, और पावर -3 है तो -3। अब यहाँ टाइम नहीं है तो t 0। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे जितना भी है वो डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर फोर्स के लिए देखेंगे तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया, तो केजी है मतलब मास है मतलब m, मीटर है मतलब लेंथ है l, और सेकेंड है मतलब t है मतलब t-2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। एक हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला होता है G=F(r²/m1 × m2)। यहाँ पे F जो है वो है न्यूटन मतलब फोर्स, तो फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन यूज करेंगे। या हम लोग ये भी कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी हम लोग निकाल चुके हैं। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, और यहाँ केजी मास है, ये भी केजी, m2 भी मास है, तो केजी का स्क्वायर। तो एक ऊपर और एक नीचे केजी कैंसिल हो जाएगा। अब इस केजी को ऊपर ले जाएंगे तो kg-1, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब और सेकेंड का पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी के लिए मास तो m-1, मीटर के लिए लेंथ l3 और सेकेंड के लिए t-2। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये m-1 l3 t-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, द डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प अस इन डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हम लोग को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको डिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। एंड चेकिंग द एक्यूरेसी, डेरिवेशन एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, और चेक करने के लिए एक्यूरेसी या डेरिवेशन एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और इट्स होमोजिनिटी ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये सभी को चेक करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प करता है। क्लियर है। अब इसका देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। तो इट्स एप्लीकेशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब किसी फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं डायमेंशन का। थर्ड क्या है, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है इसको फार्मूला बनाने के लिए भी हम लोग या डिड्यूस करने के लिए भी डायमेंशन का यूज करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या था, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब डायमेंशनल फॉर्म में सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन, मतलब ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और ये तभी कर सकते हैं जब सबका सेम डायमेंशन हो। क्लियर है। दस मास कैन नॉट बी एडेड टू वेलोसिटी और एन इलेक्ट्रिक करेंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टाइम, मतलब ये है कि मास को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब एक डायमेंशन में होना चाहिए। ठीक है। वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, तो किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम लोग होमोजिनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि होमोजिनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। The principle of homogeneity of dimension states that a physical quantity equation will be dimensionally correct if the dimension of all the term occurring on the both side of the equation are same। तो फ्रेंड्स होमोजेनिटी प्रिंसिपल का कहना ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो इक्वेशन होगा डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब दोनों तरफ का
जो भी टर्म है उसका डायमेंशन सेम आए। क्लियर है? तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लेट अस चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लेते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। अब अगर इसका लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एस है। एस मतलब डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म अगर लिखते हैं तो एस मतलब क्या होता है? ये लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए एल लिखेंगे। फिर यहाँ पे इस साइड में यू टी है, तो ये लेफ्ट साइड हुआ। ठीक है, अब राइट साइड में ये दोनों को देखेंगे तो यू टी है। तो यू टी के लिए देखिए क्या होता है? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन, और टी होता है टाइम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एल बचेगा। अब यहाँ पे हाफ यू टी स्क्वायर के लिए देखते हैं, तो हाफ के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ए एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू, और टी यहाँ टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ टी का पावर टू, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एल बचेगा, तो ये एल। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में एक एल आया है और इसके लिए भी एल आया है और इसके लिए भी एल आया है। तो लेफ्ट साइड में एल है और इस साइड में, राइट साइड में, टू एल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर का जो डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का, लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और इक्वेशन दिया हुआ हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। तो दोनों साइड का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे और अगर सेम आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब एल का डायमेंशन निकालते हैं। एल में क्या है? हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, एम जो है वो मास है, इसके लिए एम, और भी जो है वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन होता है और उसका यहाँ स्क्वायर है, इसलिए यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब सबको सॉल्व करेंगे तो एम एम लिख देंगे, एल और यहाँ पावर टू है तो पावर टू हो गया, टी यहाँ माइनस वन है और ये टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? एम एल टू टी माइनस टू। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है? एम जी एच है। एम होता है मास, उसके लिए एम आ गया। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक टाइप का एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू, और एच जो होता है हाइट, उसके लिए एल। तो ये सबको सॉल्व करेंगे तो एम, चलिए यहाँ एम लिख देंगे, ये एल और ये एल, एल का पावर टू हो जाएगा और टी माइनस टू। तो अब देखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड का और ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल आ गया, मतलब दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, हेंस कंसिस्टेंसी इज वेरीफाइड, मतलब ये सही है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड यूज जो था फ्रेंड्स वो कन्वर्जन था, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल लिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एज वी नो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट का। क्लियर है? और दूसरा बात ये भी है कि जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी सिस्टम में वो इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट एनर्जी और एनर्जी एंड इट इज इक्वल अबाउट 4.2 जूल। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कैलोरी जो यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी होता है वो इक्वल होता है 4.2 जूल का, वेयर 1 जूल जो होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। अब सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा के जी। अब हम लोग ऐसा यूज एम्प्लॉय कर रहे हैं कि मास का यूनिट जो है वो अल्फा के जी है, यूनिट ऑफ लेंथ वो बीटा मीटर है, और यूनिट ऑफ टाइम वो गामा सेकेंड है। तो सो दैट द कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 पर अल्फा पर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट। तो नया यूनिट में ये ऐसा आएगा, वो शो करना है। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन को। जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी जो होता है एम एल टू टी माइनस टू होता है। एम वन एल वन और टी वन एंड एम टू एल टू और टी टू आर द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन गिवन टू सिस्टम। तो दो अलग अलग सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम के लिए यूनिट एम वन एल वन और टी वन और एम टू एल टू और टी टू लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए एम वन में 1 kg, एल वन में 1 मीटर और टी वन में 1 सेकेंड, और एम टू जो है अल्फा के जी लिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एल टू है बीटा मीटर लिया गया है, और टी टू है गामा सेकेंड लिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है? फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब ये कि एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, ऐसा होगा। अब यहाँ से अगर हम एन टू निकालेंगे तो ये यू टू इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो फार्मूला क्या आएगा? एन वन
U1/U2। अब देखिए यहाँ N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4.2। अब यहाँ देखिए ये एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, तो M1 L1 का 2 और T1 का पावर -2। इसी तरह M2 L2 का पावर 2 और T2 का पावर -2। अब यहाँ पे 4.2 है, M1 M2 L2 और T1 T2 इसको अलग अलग एक साथ में लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 1 है M1 का वैल्यू और M2 का वैल्यू अल्फा kg, यहाँ पे बीटा है 1, L1 का वैल्यू 1, यहाँ से हम लोग सब वैल्यू को ले रहे हैं, और L2 का वैल्यू बीटा, इसी तरह गामा के लिए भी ये। अब देखिए यहाँ पे N2 जो है ये 4.2, अल्फा को ऊपर ले जाएंगे पर अल्फा, बीटा को भी ऊपर ले जाएंगे तो बीटा पर बीटा स्क्वायर, और गामा को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा गामा स्क्वायर। तो ये हो गया न्यू यूनिट। इस तरह से 1 कैलोरी क्या आ गया 4.2 अल्फा पर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड यूज जो है वो क्या है, रिलेशन डिड्यूस करना, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना। ठीक है, तो देखिए द मेथड ऑफ डायमेंशन इज यूज टू डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन क्या है उसको डिड्यूस करने के लिए डायमेंशन का यूज होता है। वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। इसके लिए हम लोग को क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको जानना होता है बस। इसके हेल्प से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। वी विल एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। तो हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कंसीडर करते हैं अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है कुछ इस तरह से, और इसमें बॉब अटैच है तो स्ट्रिंग पे। अब ये ग्रेविटी के कारण से ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ आना और वापस यहाँ आना टी, ये डिपेंड करता है लेंथ पे, ये स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब पे, ये जो बॉब है उसके मास पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जी पे। तो जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल से हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, तो ये एल, ये एम और ये जी। क्लियर फ्रेंड्स? अब क्या करेंगे अपने से यहाँ पे पावर ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी रखेंगे, जैसे कि ये इक्वेशन बनाया। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब इसमें डायमेंशन पुट करेंगे तो M0 L0 और T-1 ऐसा होगा। कांस्टेंट के लिए डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ लेंथ है तो इसके लिए LA, यहाँ मास है तो MB, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसका होता है LT-2। अब इसको पावर C है तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए LA और यहाँ पे पावर 2 है, मतलब L का पावर C है, तो ऐड करेंगे तो LA प्लस C, मास के लिए B, और ये T, इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2C, और यहाँ पे M0 L0 और T-1 ऐसा आएगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ मास में B है पावर, यहाँ M में 0 है पावर, तो B के लिए वैल्यू आएगा 0। इसी तरह यहाँ T में पावर -1 है और यहाँ -2C है, तो -2C इक्वल्स टू -1, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो C इक्वल्स टू 1/2। अब C का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, यहाँ B निकल गया। अब A देखते हैं, तो A प्लस C L में और इधर 0, C का वैल्यू 1/2 है, तो इस तरह से यहाँ देखेंगे तो A का वैल्यू -1/2 आएगा। तो फ्रेंड्स जब A, B और C तीनों का वैल्यू आया है, इस तरह से वैल्यू जब यहाँ पे पावर में पुट कर देंगे तो 1/2 -1/2 जी में C में वैल्यू और B का वैल्यू। अब ये सब वैल्यू जब पुट करेंगे तो पावर इसको रूट में लिख सकते हैं हम लोग 1/2, और ये -1/2 इसलिए इसको नीचे ले जाएंगे तो इस तरह से ये आएगा। अब जब हम लोग देखेंगे T इक्वल्स टू, तो K की जगह पे 2 पाई और √L/G इस तरह से रख देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सेम ये फार्मूला, सेम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। इट डज नॉट गिव एनी फॉर इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा ये इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट इन द फार्मूला, जैसे 1 2 3 4 या 5 T से। अगर कोई फार्मूला है उसमें वन कोई भी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट आता है तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये किसका लिमिटेशन है? नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है डायमेंशन का? We cannot derive the formula containing trigonometric function, logarithm function या exponential function which have no dimension। अगर किसी फार्मूला में ट्रिगोनोमेट्रिक लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो उससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला नहीं बना सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन का। नेक्स्ट है अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा पे डिपेंड करता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ लिमिटेशन था।
तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से और कमेंट्स कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहे।